हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 जो हमने आज से स्टार्ट करना है वो है सेल वॉल। सेल वॉल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सेल वॉल, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल सबसे पहली लेयर होती है और फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आज हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल का। ठीक है, इसको नॉर्मली रिजिड बनाने के लिए, क्योंकि वॉल है तो ये क्या करेगी, अंदर की लेयर्स को प्रोटेक्ट करवाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये किससे सिक्रीट हो रही होती है, उसके कंपोनेंट्स मेंटेन होते हैं प्रोटोप्लाज्म से। जो अंदर के लेयर होती है, पूरी की पूरी लेयर तो नहीं कहेंगे उसको, जो अंदर का मटेरियल होता है उसको कहते हैं वो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, जो सेल वॉल को मेंटेन करके उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रख रहे होते हैं। इसके चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन से, सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज और पॉलीसैकेराइड से, और इसके अलावा डिफरेंट और कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं पैक्टिन और डिफरेंट अदर कंपाउंड्स, जो हर स्पीशी वाइज डिफरेंट होते हैं। किसी भी प्लांट सेल वॉल के अंदर उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है मिडल लैमेला, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। सबकी इन्होंने यहाँ पे रेंजेस बताई हुई हैं कि मिडल लैमेला तो बीच वाली लेयर होती है, प्राइमरी सेल वॉल कितनी थिक होती है 1.3 माइक्रोमीटर्स थिक और उतनी ज़्यादा वो इलास्टिक होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है और लेकिन वो होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर्स थिक। इसके अलावा नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला वो वाली लेयर होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट करके रख रही है। ठीक है, तो इधर देखें तो ये रही मिडल लैमेला जो एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट कर रही है। इसके कंपोनेंट्स आपने याद रखने होंगे। तो मिडल लैमेला के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, डिसॉल्व्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स। नेक्स्ट प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल मिडल लैमेला के बिल्कुल नीचे होती है, मतलब यहाँ एक साइड पे होगी राइट साइड पे और एक होगी लेफ्ट साइड पे। तो ईदर साइड ऑफ द मिडल लैमेला इज़ कंपोज ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, जो एक सेल को सराउंड कर रही होती है, उसका मेन कंपोनेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर ये होती है हमेशा थिन होती है और इलास्टिक होती है, और थिन कितनी होगी 1.3 माइक्रोमीटर थिक होगी, बिकमिंग थिक एंड रिजिड टू अप्रोच ऑफ सेल मेच्योरिटी। तो सेल जिस तरीके से मेच्योर होता रहेगा उस तरीके से सेल की जो प्राइमरी सेल वॉल है वो मेच्योर होती रहेगी। किससे बनी हुई होती है, 50% हेमी सेलुलोज से, 25% सेलुलोज से और थोड़े से पैक्टिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है एक वॉल जिसको कहते हैं वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, जो किससे बनी हुई होती है, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज से बनी हुई होती है, और ये थोड़ी थिक होती है, रिजिड होती है। हर सेल वॉल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं वो होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए पिट्स बने हुए हैं, तो इनको कहते हैं, ये हो गए इसके होल्स, जिसको हमने कह कर दिया वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्केलेटल फ्रेमवर्क। स्केलेटल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि वो अंदर के सेल्स की शेप को मेंटेन करके रख रहा होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर का, हाइड्रोफिलिक मैंने कल ही बताया था, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वो वाला नेचर जो वाटर लविंग हो, मतलब अपने अंदर वाटर को पास करवा दे। तो ये कोई पूरी परमेबल नेचर की होती है, तो इसके अंदर से जो भी चीज़ आएगी वो पास हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ओवल शेप का होता है या स्फेरिकल शेप का होगा, किसी सेल में एक होता है, किसी सेल में एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कभी लोब भी हो सकता है, कभी इलोंगेटेड भी हो सकता है, और ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, और इसके किसी भी सेल के पास एक से या दो न्यूक्लिया हो सकते हैं। ठीक है, हर न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, और दोनों मेम्ब्रेन जगह जगह पे आपस में फ्यूज़ हो रही होती हैं, जिसको हम यहाँ कह देते हैं, ये पोर्स बना दिए हैं, जिसको कहते हैं वो होता है न्यूक्लियर पोर। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है कि जितने भी अंदर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर चीज़ें आनी होती है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आ रही होती हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, नेक्स्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर, तो वो अब पढ़ेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन रिच कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं कि उसका होता है न्यूक्लियर कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियर प्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कहते हैं वो होता है क्रोमेटिन नेटवर्क या न्यूक्लियर रेटिकुलम। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ होता है, डीएनए से। आपने सुना होगा नाम डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स कौन सी होंगी, हिस्टोन प्रोटीन्स होगी। जब सेल डिवीजन करवानी होती है, जैसे माइटोसिस करवानी हो या मियोसिस करवानी हो, तो क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो आपस में कंडेंस हो जाते हैं और मिल जाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखें किस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ये आपस में कंडेंस्ड होके दो लाइंस, मतलब दो स्ट्रिंग्स बना दी हैं उसने। ठीक है, और वो आपस में मिल जाएंगे, तो इसको कहते हैं कि एक बन गया एक क्रोमोसोम। ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कहते हैं वो होते हैं जीन्स। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये आ गई बीच में, आ गया यहाँ पे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर से, और यहाँ पर होते हैं बहुत ज़्यादा क्रोमेटिड्स।
ठीक है। अब क्या होता है इसके अलावा, ये वाली जो एक चीज़ है, ये इसको कहते हैं, ये होता है क्रोमोज़ोम का आर्म। डिफरेंट तरीके के इस सेंट्रोमेयर के थ्रू हम क्रोमोज़ोम को डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर रहे होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वो वाला होता है जिसके अंदर क्रोमोज़ोम के इक्वल पार्ट्स होंगे, मतलब जो सेंट्रोमेयर हो गए बिल्कुल बीच में होगा, और ये चारों आर्म्स होंगे वो आपस में इक्वल लेंथ के होंगे, इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक वो होता है कि जिसके अंदर क्रोमोज़ोम के अनइक्वल आर्म्स हो, मतलब ये तो या तो इस साइड, जैसे ये वाला एक साइड पे तो ये एक लंबा है, 2 आर्म्स लंबे हैं और 2 आर्म्स छोटे हैं, तो इसको कहते हैं ये होता है सब मेटासेंट्रिक। फिर आगे एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक वो होता है कि बिल्कुल कॉर्नर, बिल्कुल एच पे हो, यहाँ पर हो, तो इसको कहते हैं वो होता है एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक क्या होता है, वो बिल्कुल ही एज पर हो, यहाँ पर हो। तो इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि ये 2 आर्म्स हैं, ये 2 हैं ही नहीं। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। किसी के अंदर एक होती है, किसी के अंदर एक से ज़्यादा, मतलब या 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती हैं। ये सेल डिवीजन के, जब सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस हो रहा होता है तो ये हमेशा ये हो जाती हैं डिसअपियर, और जब दोबारा से सेल डिवीजन ख़त्म हो जाती है, मतलब 1 से 2 सेल बन जाती हैं, 1 से 4 सेल बन जाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं, तो ये वापसी रीअपेयर हो जाएगी। तो ये हो गया पूरा का पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो इस वाले टॉपिक के अंदर पूरी की पूरी बस साइटोप्लाज्म की बात बताई गई है कि साइटोप्लाज्म एक लिक्विडी सब्सटेंस होता है जो हर किसी ऑर्गेनेल को एक सपोर्ट पर प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक एक करके हम सारा भी पढ़ेंगे। तो उसको कहते हैं, वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा न्यूक्लियर पोर पड़ा था उससे अंदर से एक बहुत ज़्यादा चैनल लाइक स्ट्रक्चर आ रहा होता है, जिसको कहते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरह के होते हैं, एक होता है ए ग्रैनुलर और एक होता है ग्रैनुलर। ए ग्रैनुलर मतलब जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं अटैच होंगे, मतलब वो स्मूथ होगा। और ग्रैनुलर जिसके अंदर जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स अटैच हैं, तो उसको कहते हैं वो होता है ग्रैन्युलर। ठीक है। अब ग्रैन्युलर वाला जो होता है उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि आपने कहीं सुना होगा या कभी पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में कि ग्रैन्युलर जो होता है वो हमेशा, जिसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का फंक्शन होता है कि वो क्या करवा रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा होता है, और ये वाला जो ए ग्रैनुलर होता है वो स्टेरॉइड की सिंथेसिस करवा रहा होता है। ठीक है। फाउंड इन ए स्मूथ वाला जो होता है इसलिए वो स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर होते हैं, और जो यहाँ पर जो ग्रैनुलेटेड होते हैं या ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उन सेल्स के अंदर होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करवानी होती है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस होते हैं, किसके लिए होते हैं, सपोर्टिंग। एक तो वो राइबोसोम, क्योंकि उस पर आके रह रहे होते हैं, तो राइबोसोम का ये शेल्टर होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्शंस का। मेटाबॉलिक एक्शंस कौन कौन से होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, या इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट एक्शंस होंगे। इसके बाद लिपिड की सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स ही करवाना, स्टोरेज या रिलीज़ करवाना कैल्शियम का, तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो कंपोनेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसको कहते हैं वो होता है पावर हाउस। और इस तरीके का डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाली होती है आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ फोल्ड होगी इसको अगर मैं खोलूँगी तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इस क्रिस्टी के अंदर, क्रिस्टी का काम क्या होता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा रहा होता है, और क्रिस्टी के अंदर जो चीज़ होती है उसको कहते हैं, जो भी लिक्विडी सब्सटेंस होगा उसको कहते हैं वो होता है मैट्रिक्स। इस पूरे के अंदर इसके अलावा इन्होंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है। तो एक माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है वो 0.2 से 1 नैनोमीटर लेंथ में और डायमीटर में होता है, और 10 माइक्रोमीटर्स लेंथ में होता है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बाकी क्रिस्टी वगैरह की कहानी बताई है। नेक्स्ट है कि एनर्जी जब भी यहाँ पर जितने भी जैसे ETP होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर डिफरेंट तरह के ग्लाइकोलिसिस या क्रैब साइकिल, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहा होता है, मतलब ATP की प्रोडक्शन करवा रहा है, इसलिए कहते हैं कि ATP रिलीजिंग साइट होती है, और इस वजह से ये पावर हाउस कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का एक काफ़ी यूनिक सा फंक्शन होता है कि उसके पास अपना DNA होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने ही DNA को यूज़ करवा के अपनी ही जीन्स बना रहा होता है, और अपनी तरीके से खुद से रेप्लिकेट करवा रहा होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपने ही DNA से बन रहा होता है। फिर आ गया गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस क्या होता है, वो तकरीबन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही की तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस तरीके से होता है कि इसके पास एक 3 तरह के एक होता है सिस, ट्रांस, और एक छोटे छोटे से वेसिकल्स होते हैं। तो एक ये आ गया हमारे पास सिस्टर्नी, डबल लेयर्ड होते हैं। ठीक है। ये हो गया इसका सिस फेस। ये ट्रांसपोर्ट की इसकी वेसिकल है जो निकल के बाहर जा रही होती है। बेसिकली गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है कि वो
चीज़ों का ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। सबसे पहले चीज़ बनेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी वो गोल्गी में और फिर जहाँ जाना होगा उसको वहाँ चली जाएगी। तो जो होते हैं वेसिकल्स पहले आएंगे, इससे अटैच होंगे इसके सिस कॉम्पोनेंट से, फिर वो ट्रांस कॉम्पोनेंट में यहाँ पर आएंगे, सही है, और फिर दोबारा से निकल के चले जाएंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल में, ठीक है। तो इस तरीके का इसका फंक्शन होता है और इस तरीके से ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या है कि कलेक्शन करवाते हैं, पैकेजिंग करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं हर किसी कोई भी कंपोनेंट की या कोई भी जो भी बॉडी के अंदर काम करवाना होता है, जो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ सिक्रीट करवानी होती है। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है कि ये जितनी भी डिग्रेडेड मटेरियल होता है उसको उसका काम करवा रहा होता है, ठीक है। ये स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, कुछ माइक्रोमीटर छोटी छोटी सी स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। कहाँ से बनी होती है? जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं मिलके हमारे पास लाइसोसोम बनवा रहे होते हैं। कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल के अंदर होते हैं, सिर्फ वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर नहीं होते। और ये क्या काम करवाते हैं? डाइजेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया तो बैक्टीरिया को डिग्रेड करवा के लाइसोसोम का फंक्शन होता है कि वो बाहर से फैगोसाइटोसिस करवा के बाहर फेंक दे, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिकली इम्यून में काम करवा रहा होता है ये। उसके बाद पे क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करा रहा होता है। और लाइसोसोम जब रप्चर हो जाते हैं तो सेल के अंदर डिफरेंट ऐसे एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के, अगर ये सेल के अंदर रप्चर हो जाए पूरा सेल डाई कर जाएगा क्योंकि वो सेल टॉक्सिक हो जाएगा। इसलिए लाइसोसोम को कहते हैं वो सुसाइडल सेक होता है और वो ऑटोफेगी में काम करवा रहा होता है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू डू मोर एंड लर्न मोर। थैंक यू।